हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर का टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम। इससे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के गुणधर्म और आवेश को कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। जैसे कक्षा 11 में हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसे ही कूलॉम का नियम हमारा होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम था दो पिंडों के मध्य का जो बल है, मान लो दो पिंड है M1 M2, इनके बीच की दूरी r है, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल आया था दोनों पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है वो समानुपाती M1 M2, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह, और यहाँ हमने लिखा था G जो कि गुरुत्वीय सापेक्षिक नियतांक था। और इस प्रकार से हमने ये Fg गुरुत्वीय बल, इस प्रकार से हमने गुरुत्वीय बल को ज्ञात किया था। सेम ऐसे ही जो हमारे पास में, जब हमारे पास में दो कोई आवेश है, बिंदु आवेश, इसका नाम हमने रखा है Q1 और यहाँ पर आवेश हमारे पास में Q2। तो ये दो आवेश है, दोनों आवेश कैसे हैं, बिंदुवत है और स्थिर है। और इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, r। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे हम ज्ञात करेंगे कि दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। पहला हमारा स्टेटमेंट होगा, यहाँ मैंने लिख दिया इसकी परिभाषा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो बल कैसा हो सकता है, आकर्षण भी प्रवृत्ति का हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो दोनों आवेशों का गुणनफल हम निकालेंगे Q1 Q2 और इनके क्या होगा, ये समानुपाती। और दूसरा होगा कि उनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम का नियम जो है उसका जो स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने ये ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद में हम आगे की गणना करेंगे, तो वो देखिए आप, ये हो जाएगा, एक साथ दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा F और ये समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब इस चिन्ह को हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट लिखेंगे हम, और वो कांस्टेंट लिख रहे हैं हम K, तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K क्या है, जहां K है समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। और K का मान जो होता है हमको पता है, इसके अलावा एक फॉर्म और है जिसके रूप में हम लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास में विद्युत बल का फॉर्मूला आ गया है। कूलॉम के नियम से हमने इसको ज्ञात किया है। तो इस फॉर्म में भी हम काम में ले सकते हैं, इस फॉर्म में भी इसको काम में ले सकते हैं। यहाँ जो ये है एप्सिलॉन 0, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, अर्थात यहाँ जो माध्यम लिया है हमने आवेशों के बीच में वो कैसा है, निर्वात। तो जब निर्वात होगा तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन 0
और यहाँ हम लिखते हैं, यदि कूलाम का नियम आपको पूछा जाए तो इतना ही आपको लिखना है। अब थोड़ी सी इसमें कई चीजें हैं, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक का मान क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होगा, वो सब ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं k का मान जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 पावर 9। तो इसका मात्रक हम निकालना चाहेंगे यहाँ पर पहले। तो मात्रक निकालने के लिए हमको पता है, इसको मैं मिटा देता हूं, k का मात्रक, k का हम पहले मात्रक ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला है F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर R स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो गया F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब यहाँ से हमारे पास में k का मात्रक आ जाएगा। ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R स्क्वायर, तो R स्क्वायर क्या है दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो दूरी का मात्रक भी हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा Q1 Q2। Q1 और Q2 का जो मात्रक होता है Q का वो होता है कूलाम। तो यहाँ कितना जाएगा कूलाम का स्क्वायर। तो ये हमने निकाला k का फॉर्मूला। अब यहां से k का जो मान है हमने पहले लिख रहे थे वो मान अब लिख देंगे 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन जो नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट जो क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, जो क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका भी मात्रक निकालेंगे और मात्रक निकाल करके विमा भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक तो हमको पता है, जो चूंकि k बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये हमको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 k, अर्थात ये k का क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक होगा नॉट का मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे तो इसका मात्रक आ गया हमारे पास में कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक लिख देंगे कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब इसका मात्रक हमारे पास में आ चुका है तो हम इसका विमीय समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो k की विमा हम लिखेंगे, विमा, तो ये विमा हो जाएगी k की, इसका मात्रक है न्यूटन। तो हमको पता है कि बल जो है उसकी विमा होती है m1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर इसकी भी हो जाएगी L2 अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम के लिए जो है उसको हम लिख सकते हैं 80 एम्पियर और टाइम का स्क्वायर
तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में के की विमा m1 L1 और L2 कितना हो जाएगा L3 और t-2 और t स्क्वायर ये नीचे है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा t-4 और एक ऊपर लेके जाएंगे स्क्वायर को ये हो जाएगा a-2। इस प्रकार से ये हमारे पास में विमा ये किसकी के की और एप्सिलॉन नॉट की विमा भी हम निकाल देंगे कि विमा इसकी विमा हो जाएगी चाहे तो इसका अपोजिट कर दो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के का क्या अपोजिट है यहां नहीं तो इसका जो मात्रक हमने निकाला है इस मात्रक की सहायता से भी आप विमा इसकी निकाल सकते हैं। तो वो विमा मैं यहीं से सीधा लिख रहा हूं तो इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा m-1 L-3 और T4 हो जाएगा प्लस का और A2 प्लस का हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई है। इसका एक मात्रक और होता है अन्य मात्रक है इसका जो आपको याद रखना है फेरेड बटा मीटर। ये भी एप्सिलॉन नॉट का ही मात्रक होता है। तो ये हमने पढ़ा कूलाम का नियम और कूलाम के नियम के अंदर जो दो अलग राशियां आई है उनके बारे में हमने लिखा है, उनका मात्रक लिखा है और उनका विमा हमने ज्ञात किया है। अब यदि इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात नहीं हो और निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम हो तो हम जो विद्युत बल है वो कैसे ज्ञात करेंगे और उसमें कितना परिवर्तन होगा वो भी हमको देखना है। तो उसको देखते हैं। यदि आवेशों के मध्य एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक हो तो हमको पता है चूंकि निर्वात के लिए निर्वात के लिए जो बल है इसको अपन एक बार यहाँ ये लिख देते हैं। निर्वात को वहां 0 से लिखा था तो इसको F0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाएंगे। ये जो बल है वो कहाँ है निर्वात का। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यदि निर्वात के स्थान पर हमने माध्यम लिया है और उस माध्यम के अंदर हमने रखा है एप्सिलॉन R माध्यम का प्रावैद्युतांक हमने इसके अंदर रखा है तो प्रावैद्युतांक रखेंगे तो ये माध्यम का जो बल होगा वो हो जाएगा Fm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसके साथ में जो माध्यम का प्रावैद्युतांक है उस वो गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन R और इधर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से हम इसका जो इसका संबंध निकालेंगे तो ये जो संबंध होगा ये संबंध इसके अंदर इसका भाग लगा देंगे तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमको वही चीज यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है वो चीज है जो ये चीज है ये वाली ये F0 ही है तो यहां हम लिख देंगे Fm बराबर F0 अर्थात निर्वात का बल ही है और इसके अंदर भाग लगाना है किसका एप्सिलॉन R का। तो इस प्रकार से इनके बीच में एक रिलेशन हमको प्राप्त हो गया है और ये जो लिखा है हमने एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R इसका मान होता है एप्सिलॉन के बराबर जो कि क्या है माध्यम की विद्युतशीलता। यहां से इसको इस प्रकार से और लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा F0 ये ER के बराबर है ना
तो ए आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एन। अर्थात इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा निर्वात में आवेशों के मध्य बल, और नीचे इसको लिखेंगे माध्यम में आवेशों के मध्य का बल। तो यहां से हम परावैद्युतांक जो है उस परावैद्युतांक को परिभाषित करेंगे। तो परावैद्युतांक की परिभाषा हो जाएगी कि किसी माध्यम में आवेशों के मध्य का बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होगा, यहां से भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम में आवेशों के मध्य का बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होगा उससे परावैद्युतांक कहते हैं। तो आप लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। दूसरी परिभाषा इसकी बन जाएगी, निर्वात में आवेशों के मध्य बल व माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात ही परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। और एक और परिभाषा हम यहां से लिख सकते हैं। तो उस परिभाषा को लिखने से पहले मैं ये लिखूंगा एप्सिलॉन जो नॉट है, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है, परावैद्युतांक। तो ये तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये है माध्यम की विद्युतशीलता, और यह है परावैद्युतांक। तो यहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे इसका कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या परिभाषा बन रही है, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहेंगे, हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने परावैद्युतांक की 3 परिभाषाएं देखी है। तो कोई जो भी परिभाषा आपको याद रहे तो आप परीक्षा के अंदर लिख सकते हैं। अब कूलाम का जो नियम है, ये जो बल होगा, कूलाम के जो बल है उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ फैक्ट है इस नियम के लिए। तो पहला तो वही है जो हमने इसकी परिभाषा लिखा था कि कूलाम के नियम के लिए आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर और क्या होना चाहिए, बिंदुवत होना आवश्यक है, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। आवेश बिंदुवत हो और स्थिर हो। दूसरा हम देखते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है, दो आवेश हमने Q1 और क्या लिया था, Q2, और उनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी का मान 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि इससे कम दूरी पर कौन सा बल लग जाएगा, नाभिकीय बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए। और कूलाम का जो बल है ये संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल किसे कहते हैं, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सा और समझा देता हूं कि वह बल जिसमें किया गया कार्य, जैसे यहां से हमको इस वस्तु तक जाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कई माध्यम हो सकते हैं, कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये मार्ग हो जाएंगे।
तो एक से स्थान 2 पर जाने के लिए ये मार्ग है। तो किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने में जो कार्य किया जाएगा, या वह बल जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये किसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा? पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जितना कार्य यहाँ होगा उतना ही कार्य यहाँ होगा, उतना ही कार्य यहाँ होगा, और वो कार्य बराबर होगा। इसलिए इसको हमने क्या कहा है? संरक्षी बल। और उसी प्रकार से जो ये बल होगा, ये बल भी कैसा होगा? संरक्षी होता है, और ये केंद्रीय बल भी होता है। तो ये इसके लिए 2-3 फैक्टर है जिनको आपको ध्यान में रखना है।